हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज जिस कंपनी का हम लोग डिस्कशन करेंगे उस कंपनी का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स। ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर कंपनी बन चुकी है, बट हम लोग इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे और समझेंगे कि क्या अभी इसमें और भी कुछ ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है या कंपनी में जितना ग्रोथ आना था वो ऑलरेडी हो चुका है। वैसे हम लोग जानते हैं कि विनती ऑर्गेनिक्स एक केमिकल कंपनी है जो बेसिकली मोनोमर्स बनाने में और इंटरमीडिएट्स बनाने में काम करती है। तो इसे हम डिटेल से समझते हैं और देखते हैं किस तरह से इसमें काम होता है। विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, व्हाट इज दिस कंपनी ऑल अबाउट? तो इसका अगर हम लोग बिजनेस सेगमेंट का बात करें तो ये कंपनी देखो तीन तरह के बिजनेस सेगमेंट में इन्वॉल्व है। पहला है स्पेशलिटी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स, यानी ये इंटरमीडिएट्स बनाती है। दूसरा मोनोमर्स बनाती है और तीसरा स्पेशलिटी मोनोमर्स। तो ये तीन कैटेगरी, ये तीन बेसिक सेगमेंट है जो कि बिजनेस में है इस कंपनी। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोनोमर? ये मोनोमर क्या होता है? तो मोनोमर क्या है? मोनोमर इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल दैट कैन रिएक्ट टुगेदर विद अनदर मॉलिक्यूल। तो मोनोमर खुद एक मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, टू फॉर्म लार्जर पॉलीमर चेन। यानी ये मोनोमर जो है ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो मोनोमर और दूसरा कोई मोनोमर मिला के बनता है पॉलीमर। तो ये पॉलीमर का एक बहुत बड़ा चेन बनाने लगता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से पॉलीमर्स बनता है। अब आता है व्हाट इज स्पेशलिटी के मोनोमर। ये मोनोमर तो हम लोग समझ गए कि एक मॉलिक्यूल होता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। पर स्पेशलिटी मोनोमर्स क्या है? इसका जो थर्ड डिवीजन है स्पेशलिटी मोनोमर, व्हाट इज दैट स्पेशलिटी मोनोमर? तो स्पेशलिटी मोनोमर्स आर लाइक केमिकल इंटरमीडिएट्स of building blocks that are responsible for designing unique polymer structure। यानी जो बेसिक मोनोमर है वो क्या है? वो ऐसा है जो कि नॉर्मल कोई भी कंपनी बना लेगा, उसमें बहुत ज्यादा R&D का जरूरत नहीं पड़ता। बट स्पेशलिटी मोनोमर के लिए क्या है? कंपनी को R&D करना पड़ता है, रिसर्च करने के बाद एक स्पेशल मोनोमर वो लोग निकाल पाते हैं, उसको डिराइव कर पाते हैं, उसको डिस्कवर कर पाते हैं और जिसके वजह से ये एक यूनिक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाता है जो सबके बनाने की बस की बात नहीं है। हर कंपनी ये यूनिक पॉलीमर स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। दे हैव बीन यूज्ड इन मल्टीपल इंडस्ट्री। और ये जो यूनिक पॉलीमर स्ट्रक्चर है ये मल्टीपल कंपनीज में यूज हुआ है, मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज हो रखा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? दीज आर मोनोमर्स हैव लो वोलेटिलिटी। ये ऐसे मोनोमर है जिसका वोलेटिलिटी लो होता है। वोलेटिलिटी का मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में गैस बन के उड़ जाए। तो अगर वोलेटिलिटी लो है तो उसको खोना मतलब इजी नहीं होगा। जो नॉर्मल मोनोमर है वो क्या है? हाईली वोलाटाइल होता है, जिसकी वजह से वो लोग रूम टेम्परेचर में उड़ जाते हैं। तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। पर ये स्पेशल मोनोमर्स ऐसे होते हैं जो कम वोलाटाइल होते हैं, जिनका नुकसान कम होता है एंड दे कंटेन लो टू हाई डिग्री रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। और इनका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम भी होता है और ज्यादा से ज्यादा भी होता है। ये कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज इन एप्लीकेशंस लाइक वाटर ट्रीटमेंट, paper processing, mineral sequencing, textile processing, personal care products, pharmaceuticals, drug delivery, petroleum production, enhanced oil recovery, coatings and ink additives, sellers। तो ये देखो सब एक से एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जहां पर ये यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट, हम लोग खुद जानते हैं कि दिन पे दिन पानी का मात्रा दुनिया में कम होते जा रहा है और वहां पर क्या है? हम लोग के पास शुद्ध पानी पीने के लिए बहुत कम बचेगा आगे चल के भी लाइफ दुनिया में। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि हम लोग जो सीवेज वाटर है उसको अच्छी तरह से ट्रीट करें, वाटर को पीने लायक बनाए। तो वहां पर इस तरह के केमिकल्स का हम लोग को बहुत जरूरत पड़ेगा जो वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पेपर प्रोसेसिंग। पेपर भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है। तो पेपर जो पुराना हो गया उसको प्रोसेस करके हम लोग उसी से नया पेपर बना सके, तो वहां पर पेपर रिसाइकलिंग में काफी मदद होगा। तो यहाँ पर ये केमिकल का जरूरत पड़ेगा। टेक्सटाइल में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, एनहांस्ड ऑयल। तो ये सारे इंटरेस्टिंग ऐसे सेक्टर है जहाँ पर आगे चल के इनका रिक्वायरमेंट दिन पे दिन बढ़ेगा।
अब सिंथेसिस मोनोमर जो है, मोनोमर दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक मोनोमर भी होते हैं, नेचुरल मोनोमर भी होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो सिंथेटिक मोनोमर है, बेसिकली जो ज्यादातर कंपनीज केमिकल कंपनी है, दे डील इन सिंथेटिक मोनोमर। तो सिंथेटिक मोनोमर्स क्या होते हैं और वो आगे चल के क्या प्रोडक्ट बनाने में हम लोग को मदद करते हैं। तो सिंथेटिक मोनोमर का पहला एग्जांपल है इथाइलिन, और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है व्हेन वी टॉक अबाउट सिंथेटिक मोनोमर्स। इथाइलिन क्या करने में मदद करता है, इससे पॉलीइथाइलिन बनता है, इससे आगे चल के विनाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है, यानी इथाइलिन से बनेगा विनाइल क्लोराइड। तो इथाइलिन क्या है, ये मोनोमर है, और विनाइल क्लोराइड जो बन रहा है ये क्या है, पॉलीमर है। तो मोनोमर से बनता है पॉलीमर। तो ये सब चेन क्या है, अगर किसी भी बिजनेस को डीपली समझना है, उसके बिजनेस को अच्छा से समझना है, तो हमें ये सब टेक्निकल लैंग्वेज जो बिजनेस की भाषा है ना, उसमें समझ में आना, क्लियर होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि मोनोमर क्या है, उससे आगे चल के पॉलीमर क्या बनता है, तो वी आर रीडिंग द बिजनेस बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि हमें उस बिजनेस के लैंग्वेज को ही नहीं पता। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस में लैंग्वेज है उसको हम अच्छी तरह से समझें, तभी जाके हम लोग उस बिजनेस को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। तो इथाइलिन क्या है, मोनोमर। इथाइलिन के मदद से क्या बनता है, पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या क्या बन सकता है, पहला बन गया पॉलीइथाइलिन, दूसरा बन गया विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है, जो उसके मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, पीवीसी। पीवीसी क्या है, हम लोग पीवीसी पाइप सुनते हैं। तो पीवीसी पाइप जो बनता है वो किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से बनता है। विनाइल क्लोराइड किससे बनता है, इथाइलिन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइलिन से और क्या बनता है, इथाइलिन से बनता है स्टाइरीन। स्टाइरीन विच लीड्स टू पॉलीस्टाइरीन। तो जैसे इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन बना, तो इथाइलिन से हम स्टाइरीन बनाते हैं, और स्टाइरीन से फिर हम पॉलीस्टाइरीन भी बना सकते हैं। पॉलीस्टाइरीन से क्या बनता है, स्टाइरीन है, स्टाइरीन से एक्रिलोनाइट्राइल बनता है, उससे एबीएस भी बनता है। तो आगे चल के बहुत बड़ा और सारे प्रोडक्ट्स बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट, चौथा चीज, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी बनता है, जिससे टेफ्लॉन नाम का एक प्रोडक्ट निकलता है। तो ये सारा चीज हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, बीपीए बनता है, जिस विच फॉर्म्स द फॉर्म ऑफ पॉलीकार्बोनेट। तो बीपीए क्या हो गया, ये मोनोमर हो गया, इसके मदद से हम लोग बनाते हैं पॉलीकार्बोनेट। ये हो गया पॉलीमर। नेक्स्ट, टेरेपैथिलिक एसिड होता है, जो कि आगे चल के क्या बनता है, पॉलीइथाइलिन टेरेपैथिलिक। तो ये क्या हो गया, ये पॉलीइथाइलिन टेरेपेटालेट हो गया हम लोग का पॉलीमर, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, नेचुरल मोनोमर्स क्या क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने समझा कि सिंथेटिक मोनोमर्स क्या क्या होते हैं। अब हम लोग समझ रहे हैं कि नेचुरल मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल मोनोमर पहला अमीनो एसिड होता है, जो कि मदद करता है क्या बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस करने में, यानी अमीनो एसिड की मदद से बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उससे बनता है पॉलीन्यूक्लिक एसिड। फिर ग्लूकोज एंड शुगर होता है मोनोमर, जिसके मदद से बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये सब हम लोग बायोलॉजी में बहुत सुनते हैं, अगर हम लोग बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, या फिर जो कोई इस तरह की बायोसिमिलर कंपनी या जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज होती है उनका स्टडी करेंगे, तो ये सब वर्ड हम लोग बार बार सुनेंगे। ये लोग जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज होती है वो नेचुरल मोनोमर्स के ऊपर काम करती है। मेजर प्रोडक्ट्स क्या क्या है, तो कंपनी का जो मेजर प्रोडक्ट्स है ये 5 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन सी कंपनी, विनती ऑर्गेनिक्स हम लोग बात करें, इसके 5 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला है देखो, स्पेशलिटी एरोमेटिक्स। तो पहला जो कैटेगरी है बिजनेस का, वो क्या है, स्पेशलिटी मोनोमर से, सॉरी स्पेशलिटी एरोमेटिक्स। तो स्पेशलिटी एरोमेटिक्स में इसका कौन कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन प्रोडक्ट जो इनका है वो है आइसोब्यूटाइल बेंजीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईबीपी भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इस सेगमेंट में देखो और भी प्रोडक्ट है, एन ब्यूटाइल बेंजीन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन है, टेरिली एमाइल बेंजीन है, थ्री पैथेटाइलिन है, फोर ब्यूटाइलिन है। तो ये सारे इतने सारे अलग अलग टाइप के बेंजीन है, और भी प्रोडक्ट्स हैं। बट मेन जो बिजनेस आता है स्पेशलिटी एरोमेटिक्स डिवीजन से, वो आता है आईपीबी से, दैट इज आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ये कलरलेस इन्फ्लेमेबल केमिकल कंपाउंड है। ये कहाँ यूज होता है, इट इज वाइडली यूज्ड एज अ बेसिक रॉ मटेरियल। ये किस में काम आता है, ये बेसिक रॉ मटेरियल के तौर पे काम आता है। कौन से इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल एंड परफ्यूम इंडस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है,
और परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस प्रोडक्ट को मिला था जब कोविड हुआ था, क्योंकि इट इज यूज्ड इन मेकिंग अ मेडिसिन कॉल्ड इबुप्रोफेन। और इबुप्रोफेन जो है ये पेन किलर की दवा में काफी इस्तेमाल होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ पेन किलर। तो इसमें आइसोब्यूटाइल बेंजीन इज अ रॉ मटेरियल। तो जितना इबुप्रोफेन का डिमांड बढ़ेगा उतना ज्यादा आईबीपी का डिमांड भी बढ़ेगा। तो मेन प्रोडक्ट हो गया इसका इबुप्रोफेन। फिर एन ब्यूटाइल बेंजीन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन है, ये परफ्यूमरी और फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में काम आता है। फिर टर्शियरी अमाइल बेंजीन जिसको हम लोग टैप बोलते हैं, ये की इंग्रेडिएंट होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बैटरीज। तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट बनाने में भी काफी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स इसके हो गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे डिवीजन का बात करते हैं। तो दूसरे डिवीजन में कौन सा हो गया, स्पेशलिटी मोनोमर्स। तो स्पेशलिटी मोनोमर में कौन कौन से मेन प्रोडक्ट हो गए, ये एटीपीएस। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, पर जो मेजर प्रोडक्ट यानी जब भी हमें विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी पढ़ना है, तो पहला चीज जो दिमाग में आना चाहिए कि स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, दैट इज आईबीबी। किस काम में आता है, फार्मास्यूटिकल और परफ्यूम बनाने में काम आता है। एंड सबसे ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस किसमें है, इबुप्रोफेन बनाने में काम आता है। फिर जब हम लोग स्पेशलिटी मोनोमर का बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट इनका जो है दैट इज एटीपीएस। एटीपीएस इज यूज्ड टू मेक पॉलीमर्स। जैसा कि हम जानते हैं ये मोनोमर है, और मोनोमर का काम क्या होता है, मोनोमर का काम ही होता है कि वो आगे चल के पॉलीमर बनाने में मदद करे। तो इट इज यूज्ड टू मेक पॉलीमर्स, जो कि किसमें यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, शेल गैस का रिकवरी में यूज होता है, ऑयल रिकवरी में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, डीप ऑयल एंड गैस वेल्स में यूज होता है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल है। वाटर के बिना जीवन नहीं है। शेल गैस, हम लोग जानते हैं गैस या क्रूड ऑयल या ऑयल हम लोग के लिए कितना जरूरी है, तो वहां पर गैस में भी इसका एप्लीकेशन है, ऑयल रिकवरी में है, गैस वेल्स में। तो कितना अर्जेंट इंडस्ट्री, जो एकदम नेसेसरी इंडस्ट्रीज है हमारे लिए, उसमें इसका इस्तेमाल है। About 25 to 30% of ATP's demand comes from gas and oil sector। तो 25 से 30% डिमांड जो ATPS का वो सिर्फ गैस और ऑयल सेक्टर से आता है। फिर इसका एक प्रोडक्ट है NaATPS, ये पॉलीमर बनाने में काम आता है। TBA ये भी पॉलीमर बनाता है। TOA ये भी पॉलीमर बनाता है। इनफैक्ट ये पॉलीमर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ नया बात नहीं है, मोनोमर है तो ऑब्वियसली मोनोमर का काम ही है कि वो पॉलीमर बनाए। ठीक है, तो ये NaATPS, TPA, TOA ये सारे पॉलीमर बनाने में काम आते हैं। इसमें सबसे मेन प्रोडक्ट जो इस कंपनी का है दैट इज एटीपीएस। और एटीपीएस कहाँ कहाँ यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, शेल गैस में, ऑयल रिकवरी, पेंट, डीप ऑयल, इतने सारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्यूटाइल फिनॉल में। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो ब्यूटाइल फिनॉल में क्या क्या प्रोडक्ट इनके पास, ब्यूटाइल फिनॉल में देखो ओटीबीपी, ये क्या है, इट इज एन इंटरमीडिएट। ये ओटीबीपी क्या है, ओटीबीपी एक इंटरमीडिएट है जो कि वाइडली यूज्ड होता है परफ्यूम प्रोडक्ट्स बनाने में। किसमें इस्तेमाल होता है इसका, परफ्यूम प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मेक सिंथेटिक ऑयल बेस्ड रेजिन्स। ये किसमें काम आता है, रॉ मटेरियल के तौर पे काम आता है सिंथेटिक ऑयल बेस्ड रेजिन्स बनाने में। फिर पीटीपीपी ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे अपने को जरूरत नहीं है, C10H H140 कुछ भी हो। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स, पॉलीकार्बोनेट रेजिन्स एंड क्योरिंग एजेंट। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल इपॉक्सी रेजिन्स, पॉलीकार्बोनेट रेजिन्स और क्योरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर 2,4-DTPP है, इट्स एन ऑर्गेनिक केमिकल ऑफन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एंटीऑक्सीडेंट। प्लीज इसको याद रखना, ये आगे चल के इस कंपनी के लिए टर्न अराउंड होने वाला। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये बहुत नीश एरिया है, हर कंपनी एंटीऑक्सीडेंट बना पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनके पास ब्यूटाइल फिनॉल है। ब्यूटाइल फिनॉल में एक प्रोडक्ट है 2,4-DTPP, डीपी यानी ब्यूटाइल फिनॉल, डीटी का कुछ फुल फॉर्म होगा। तो ये प्रोडक्ट आगे चल के किस काम में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट बनाने में मदद करता है। तो इसको ध्यान में रखना कि ब्यूटाइल फिनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीऑक्सीडेंट।
अब समझते हैं कि व्हाट इज ब्यूटाइल फिनॉल, कि ब्यूटाइल फिनॉल जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है ये? ब्यूटाइल फिनॉल इज एक्चुअली फिनॉल प्लस आइसोब्यूटाइलिन, यानी आईबी इनका एक प्रोडक्ट है। हम लोगों ने दो मेन प्रोडक्ट पढ़ा, एक आईबीबी था और एक इनका प्रोडक्ट था एटीबीएस। एटीबीएस इज अ मोनोमर जो कि स्पेशलिटी मोनोमर कैटेगरी में आता है, और जो आईबीबी हम लोग पढ़े थे वो क्या था, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट कैटेगरी में, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। अब एक प्रोडक्ट इनके पास और है जिसको हम लोग आइसोब्यूटाइलिन बोलते हैं। ये आइसोब्यूटाइलिन को जब फिनॉल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब बनता है ब्यूटाइल फिनॉल। तो ब्यूटाइल फिनॉल available at Vinati Organics are a class of different compounds that are manufactured by the reaction of phenols with isobutylene। जब फिनॉल को आइसोब्यूटाइलिन के साथ रिएक्ट करते हैं तब बनता है ब्यूटाइल फिनॉल। Being one of the very few companies that are isobutyl integrated manufacturer of butyl phenol in the world, we offer a range of superior quality of butyl। यानी मैनेजमेंट का बोलना है कि वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनी जो खुद अपना आइसोब्यूटाइलिन यानी आईबी खुद बनाती है। बहुत कम कंपनी है दुनिया में ब्यूटाइल फिनॉल बनाने वाली जिसके पास रॉ मटेरियल भी खुद ही बनाने का क्षमता हो, दैट इज आईबी जो आइसोब्यूटाइलिन है। बहुत कम कंपनी आइसोब्यूटाइलिन बनाती है। तो कंपनी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वी आर वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दैट आर आइसोब्यूटाइलिन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल भी खुद बनाए और फिर उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके फिनिश प्रोडक्ट भी बनाए। तो वैसी बहुत सी कम कंपनीज दुनिया में ग्लोबली है। तो विनती के पास स्ट्रेंथ क्या हो गया कि ये आइसोब्यूटाइलिन यानी आईबी खुद बनाती है और आईबी को फिनॉल्स के साथ रिएक्ट करा के आगे चल के ब्यूटाइल फिनॉल भी खुद ही बना ली। तो ये इसका पहला स्ट्रेंथ होगा। दूसरा, ब्यूटाइल फिनॉल फ्रॉम विनती हैव फाउंड देयर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव केयर, fuels, lubricants, fragrance, producing plasticizers, resins, spices, polymerization inhibitors, antioxidant। अगेन देखो दोबारा से ये वर्ड आ रहा है एंटीऑक्सीडेंट। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा था कि ब्यूटाइल फिनॉल के पास एक डीटीबीपी 24 डीटीबीपी नाम का प्रोडक्ट है जिससे एंटीऑक्सीडेंट बन सकता है। तो वही बता रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट बनाने में काम आता है, मॉलिक्यूलर वेट रेगुलेटर बनाने में काम आता है, वाइड रेंज ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है, वेरियस अदर केमिकल कंपाउंड भी ये बना लो। तो ब्यूटाइल फिनॉल कितने सारे जगह पे इसका यूसेज है, बहुत सारे इंडस्ट्री में। दिस इंक्लूड्स अ बास्केट ऑफ 6 प्रोडक्ट। तो इनके पास ब्यूटाइल फिनॉल में 6 प्रोडक्ट है जो कि इस्तेमाल अभी कहां पर हो रहे हैं? एग्रोकेमिकल में हो रहे हैं, प्लास्टिक्स में हो रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में हो रहा है। तो इनके पास जो भी 6 प्रोडक्ट है वो मेनली कहां इस्तेमाल हो रहा है? agrochemical, plastic and cosmetic. These are mostly import substitute. Please mark this word कि ये जो प्रोडक्ट ब्यूटाइल फिनॉल जो प्रोडक्ट है ये क्या है? ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी इंडिया में बहुत ज्यादा कोई कंपनी ब्यूटाइल फिनॉल नहीं बनाती है ज्यादा। तो इंडिया में जितना रिक्वायरमेंट है, जितना डिमांड है, उससे कम सप्लाई है। तो बहुत सारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को ब्यूटाइल फिनॉल इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंडिया में अगर विनती ऑर्गेनिक्स के पास भी प्रोडक्ट है तो इसका डिमांड आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। प्रोडक्ट्स एंड विनती ऑर्गेनिक हैज सेट अप अ कैपेसिटी ऑफ 35,000 टन विद पीक पोटेंशियल रेवेन्यू ऑफ 350 टू 400 करोड़। तो पीक पोटेंशियल रेवेन्यू यानी अभी जितना ब्यूटाइल का कैपेसिटी है इनके पास 350 से 400 करोड़ का सालाना रेवेन्यू कंपनी कर सकती है। कंपनी विल बी कंपीटिंग विद इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम कोरिया एंड सिंगापुर। तो मेन प्रोडक्ट्स कहां से आता है? मेन इंपोर्ट कहां से होता है इसका? कोरिया से और सिंगापुर से होता है। तो विनती ऑर्गेनिक्स जब ब्यूटाइल फिनॉल प्रोडक्ट बनाती है तो ये किससे कंपीट करती है? कोरिया के सप्लायर्स लोगों के साथ और सिंगापुर के सप्लायर लोगों के साथ कंपीट करती है। तो अपने को दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि ब्यूटाइल फिनॉल किस में काम आता है? बहुत सारे इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ऑटोमोटिव में, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, फ्रेग्रेंस और ये सब है। अभी जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं 6 प्रोडक्ट, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? एग्रोकेमिकल्स में, प्लास्टिक्स में एंड कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल। इनका कैपेसिटी कितना है? 35,000 टन का है और 350 से 400 करोड़ का इनका रेवेन्यू पोटेंशियल बनता है। अदर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो इनके पास है, तो इसमें और छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट है। अपने को मेन ध्यान देना है ये 2 प्रोडक्ट।
तो एक आइसोब्यूटाइलिन आईबी जो मैंने बताया, आईबी किस काम में आता है अभी जब डिस्कस किए थे, आईबी फिनॉल्स के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ब्यूटाइल। ठीक है, ठीक है, एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्यूटाइल फिनॉल्स, उसको बनाने में भी काम आता है, और एटीबीएस जो बनता है उसमें भी काम आता है। तो इनका जो मेन मोनोमर है एटीबीएस, उसका रॉ मटेरियल भी आइसोब्यूटाइलिन, तो एटीबीएस के लिए भी दे आर बैकवर्डली इंटीग्रेटेड, एंड ब्यूटाइल फिनॉल जो बनाते हैं उसमें भी इनके पास आइसोब्यूटाइल का कैपेसिटी है, तो दे आर प्रोवाइडिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू द कंपनी। यानी ये जो प्रोडक्ट है ये कंपनी को कैसे मदद करता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा इनका मेन प्रोडक्ट मेथनॉल है, इट इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। कौन से कंपनी में या कौन से इंडस्ट्री में, डाइज में, इंक्स में, रेजिन्स में, फ्रेग्रेंस में एंड कॉस्मेटिक्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी ये सारे जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें मेथनॉल जो होता है सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। अब आता है कि सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइज और पिगमेंट का जब हम बात करते हैं तो डाई और पिगमेंट में मेन डिफरेंस क्या होता है कि डाइज जो होता है वो इजीली वाटर में सॉल्युबल होता है, नॉट 100% डाइज, सारे डाइज नहीं होते, बट ज्यादातर डाइज वाटर में सॉल्युबल होते हैं। पर जब हम पिगमेंट का बात करते हैं ना, तो पिगमेंट वाटर में जल्दी से सॉल्युबल नहीं होता। पिगमेंट को पहले हम लोग को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, और फिर वो लोग जाके मिथनॉल में डिसॉल्व होते हैं, या कोई कोई पिगमेंट वाटर में डिसॉल्व होता हो। तो मिथनॉल बेसिकली डाइज और पिगमेंट्स के लिए सॉल्वेंट का काम करता है। जैसे पानी इज अ नेचुरल सॉल्वेंट, मिथनॉल भी नेचुरल ही है, पर सबसे ज्यादा अवेलेबल सॉल्वेंट कौन सा है, पानी है। पानी में कोई भी चीज घुल जाता है ऐसा, पर पिगमेंट्स जो होते हैं, डाइज जो होते हैं, इनको घोलने के लिए पानी के बदले मिथनॉल काम करता है। तो मिथनॉल एक्ट एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो वो मेन है। फिर इनके पास कुछ कुछ प्रोडक्ट और है, तो ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं है। नेक्स्ट इनका मिसलिनियस पॉलीमर्स, कुछ और भी छोटे छोटे पॉलीमर्स ये लोग बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू तो अभी नहीं आता है कंपनी के पास, दिस इज अगेन, बट आगे चल के हो सकता है इसका डिमांड बढ़े। क्यों, जैसे विंट्रिक पॉलीमर, ये आइडियल है फॉर एप्लीकेशन इन कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर लेदर टेनिंग एजेंट्स। तो लेदर का टेनिंग एजेंट्स बनाने में, लेदर को टैन करने के लिए ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। अब लेदर क्या है, लेदर यूज होता है हम लोग का बेल्ट बनाने में, शूज बनाने में स्पेशली। तो शूज का जितना बिजनेस इंडस्ट्री ग्रो करेगा इंडिया में, शू बिजनेस, उतना ज्यादा इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। और अभी हम लोग अगर थोड़ा सा पूछे जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन। तो वहां पर क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया से लेदर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेड। तो लेदर प्रोडक्ट को एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ेगा डिमांड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से डिमांड आएगा, रशिया से में भी डिमांड आएगा। तो लेदर प्रोडक्ट का इंडिया में जितना डिमांड बढ़ेगा, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ेगा। दिस केमिकल इज यूज्ड टू ब्लेंड डाइसाइनामाइड, फिनॉल्स, फिनॉल नेफ्थलीन बेस्ड साइटेंस एट डिफरेंट रेशियो एज पर देयर सॉल्यूबिलिटी। फिर विनप्लास्ट है, ये किसमें काम आता है, ये कंस्ट्रक्शन, सेरामिक्स, ऑयल ड्रिलिंग, माइनिंग एंड लेदर एंड पेपर में इस्तेमाल होता है। फिर विनफ्लो एचटी प्रोडक्ट है, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन, सेरामिक्स, ऑयल ड्रिलिंग, मतलब ये दोनों मेनली सेम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं कंपनी का रेवेन्यू का, कि कंपनी कहाँ से कितना, किस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मैंने क्या बताया, इनका दो मेन प्रोडक्ट है, एक है एटीबीएस, एक है आईबीबी। और उन दोनों को बनाने के लिए, लाइक एटीबीएस को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है आईबी है, और आईबी के मदद से ये लोग ब्यूटाइल फिनॉल भी बनाते हैं। तो इनका मेन मेन प्रोडक्ट ये चार हो गया, एटीबीएस, आईबीबी, आईबीबीपी। आईबीबीपी मतलब आईबी इज आइसोब्यूटाइलिन एंड बीपी इज ब्यूटाइल फिनॉल। एटीबीएस से 40 से 50% रेवेन्यू आता है, आईपीपी से 20 से 30% रेवेन्यू आता है, और आईपीपीपी से 20 to 40% रेवेन्यू करीब यहाँ से आता है। रैंक 1, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एटीपीएस। ठीक है, आईपीपी में भी दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उनका मार्केट शेयर जो है 65% मार्केट शेयर ग्लोबली है एटीपीएस में। आईपीपी में भी 65% मार्केट शेयर है इनका, एंड आईपीपीपी में रैंक इनका इंडिया में नंबर 1। ये दोनों में तो दे आर ग्लोबली नंबर 1। ये जो मार्केट शेयर 65% है, ये ग्लोबली इनका मार्केट शेयर है। आईपीपीपी में इनका इंडिया में रैंक 1। कैपेसिटी कितना है, करंट कैपेसिटी एटीबीएस का 40,000 टन का कैपेसिटी है, आईपीपी का 25,000 का टन का कैपेसिटी। आईबी
अब बीपी, आईबी का 15,000 का कैपेसिटी है और बीपी यानी ब्यूटाइल फिनॉल का 35,000 टन का कैपेसिटी। अभी इन लोग का एक्सपेंशन जो आ रहा है एटीपीएस में आ रहा है, वहां पर 20,000 टन का एक नया कैपेसिटी ये लोग लगा रहे हैं। उसके बाद इनका टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगा 60,000 टन हो जाएगा। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2023 तक ये कमीशन हो जाए और प्लांट चालू हो जाए। इसमें एक्सपेक्टेड है करीब करीब 300 करोड़ का केपेक्स आ सकता है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, कंपनी ने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट बताया है हम लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कोई भी जो केपेक्स हो 3 साल के आसपास का ये लोग पेबैक एक्सपेक्ट करते हैं इसमें। तो यानी पेबैक का मतलब होता है कि जो हमने 300 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया, कितने सालों में ये 300 करोड़ रुपया हम लोग रिटर्न ले लेंगे फ्रॉम कैश फ्लो। तो 3 साल में दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग का कैश फ्लो से रिटर्न आ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ कैश फ्लो 100 करोड़ पर ईयर, पर ईयर 100 करोड़ का यहाँ से कैश फ्लो जनरेट होगा। एंड मार्जिन, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रहेगा आगे चल के, इसमें डेरिवेटिव्स ये लोग बनाएंगे, तो मार्जिन विल बी हाई। ठीक है। और आईबीबी में और आईबीबीपी में अभी कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है कंपनी का, तो दे आर मेनली इनटू एटीपीएस। न्यू प्रोडक्ट्स ये लोग जो आ रहे हैं नए सेगमेंट में ऑल टुगेदर दे आर एंटरिंग, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस कंपनी के बारे में, फिलहाल जो कंपनी में होने वाला है या होगा आगे चल। क्या होगा? ये लोग नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, वीरल ऑर्गेनिक्स। वीरल ऑर्गेनिक्स इनकी एक सब्सिडरी है जिसको इन्होंने विनिटी ऑर्गेनिक्स में मर्ज कर लिया है। एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में ये लोग इंटर कर रहे हैं। जैसा मैंने भी बताया था कि ब्यूटाइल फिनॉल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एंटीऑक्सीडेंट, है ना। उसका कौन सा प्रोडक्ट था? 2,4-DTPP। तो 2,4-DTPP जो प्रोडक्ट है वो एंटीऑक्सीडेंट बनाने में काम करता है। तो अब कंपनी एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में इंटर करने जा रही है। उसमें ये लोग 3 प्रोडक्ट बनाएंगे, MEHQ, गुआकोल, आइसोअमाइडिन। इसमें दे आर टारगेटिंग कि हम लोग का 10% ग्लोबल मार्केट शेयर होगा। रैंक वैंक अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो स्टार्ट होगा। कब कंप्लीट होने का चांसेस है? सितंबर 2023 में एक्सपेक्टेड है कि ये कमीशन हो जाएगा। इसमें 280 करोड़ का कैपेक्स लगेगा। एसेट टर्न कंपनी बता रही है 1 के आसपास रहेगा ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। तो यानी एक तरह से कंपनी इंडिकेट कर रही है कि हम लोग 280 करोड़ खर्चा करेंगे तो रेवेन्यू भी 280 करोड़ से 300 करोड़ के आसपास होगा। एंड इबिटा मार्जिन्स विल बी हाई। क्यों? क्योंकि ये एक और स्टेप फॉरवर्ड है। देखो, आईबी से बनता है, अगर इसका पूरा चेन का बात करें तो आइसो ब्यूटाइलिन, आईबी जो है ये रॉ मटेरियल। आईबी से क्या बन गया इनका? 2 प्रोडक्ट बन गया, एटीपीएस, ठीक है, और ब्यूटाइल फिनॉल बन गया। अब ब्यूटाइल फिनॉल को आगे चल के ये लोग किसमें जा रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में जा रहे हैं। तो नाउ दे आर मूविंग इनटू द थर्ड चेन। तो जितना ये चेन आगे बढ़ते जाएगा ना, उतना इसमें मार्जिन्स बेटर होते चलेगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है समझना कि पूरा जो वैल्यू चेन है इस बिजनेस का वो कैसा है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में इनका मार्जिन्स बेटर होगा। देखो मैनेजमेंट का क्या बोलना। The proposed amalgamation of Viral Additives Private Limited, which is setting up a plant to manufacture 3 types of antioxidants, 3 antioxidants ये लोग बनाएंगे, is another step towards strengthening the synergies। यानी हम लोग अपने synergy को, synergy मतलब ये जो पूरा वैल्यू चेन, ये synergy को हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। Butyl phenol of Vinati Organics will be the key raw material required for manufacturing antioxidant। यानी ये जो ब्यूटाइल फिनॉल है ये की रॉ मटेरियल होगा एंटीऑक्सीडेंट बनाने के। विद विनिटी ऑर्गेनिक्स प्रोड्यूसिंग इट्स ओन आईपी, यानी ब्यूटाइल ऑर्गेनिक्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए आईपी, वो भी तो हम लोग खुद ही बनाते हैं। तो बोल रहे हैं विद विनिटी ऑर्गेनिक्स प्रोड्यूसिंग इट्स ओन आइसोब्यूटाइलिन which in turn is used to manufacture butyl phenol, Vinati Organics would become the largest and only doubly integrated manufacturer of antioxidant। यानी एंटीऑक्सीडेंट का ये लोग बोल रहे हैं हम लोग दुनिया में एकमात्र ऐसे कंपनी रहेंगे जो 2 स्टेप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। 2 स्टेप मतलब इसके पीछे जो ब्यूटाइल फिनॉल है वो भी हम ही बनाते हैं, ब्यूटाइल फिनॉल के पीछे जो आईपी है वो भी हम ही बनाते हैं। यानी वी आर 2 स्टेप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। The amalgamation would allow Vinati Organics to acquire technology, knowledge and resources in niche AO space। AO माना antioxidant space। और ये niche category, niche यानी इसमें ज्यादा players नहीं है। Which has potential for import substitution as well। Again very important। ब्यूटाइल फिनॉल का हम लोग ऑलरेडी देखे कि ये import substitute product है, और इसके आगे का जो चेन बन रहा है
एंटीऑक्सीडेंट का वो खुद भी एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा। With capacity expansion of ATPase, addition of butyl phenol and ongoing capex for the IB derivatives, Vinati Organics now stands at the threshold of next level growth. We are very confident of delivering growth along with stronger sales. तो मैनेजमेंट बोल रही है कि हम लोग जिस तरह का एक्सपेंशन कर रहे हैं, we are on the threshold of next level of growth, यानी यहाँ से हम लोग एक नया केमिस्ट्री में घुस रहे हैं, यानी नए प्रोडक्ट कैटेगरी में घुस रहे हैं और वहां से नया लेवल का ग्रोथ हम लोग टच करेंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं कि ये जो कंपनी जो बनाती है, आईबी बनाती है, आईबीबी बनाती है, सब बनाती है, उसका रॉ मटेरियल है। तो इनका जो रॉ मटेरियल है मेनली इट इज क्रूड डिपेंडेंट। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा जैसे जैसे क्रूड का नाम बढ़ेगा तो इनके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पर इनको हो सकता है थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर हो अगर रॉ मटेरियल का नाम बढ़ता है। तो इनका रॉ मटेरियल क्या है? टोल्यून है, जो कि ये लोग रिलायंस इंडस्ट्री से खरीदते हैं जनरली। प्रोपाइलीन एक्रिलोनाइट्राइल है, जो कि ये लोग बीपीसीएल से खरीदते हैं। मिथाइल थर्ड ब्यूटाइल ईथर है। ये तीन इनके की रॉ मटेरियल्स। ये प्रोडक्ट ये लोग जनरली या तो इंपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत, या तो डोमेस्टिक सप्लायर से लेते हैं। और ये तीन मेन रॉ मटेरियल जो आईबीबी और एटीपीएस बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे सर अभी तो आप बोले, आप तो अभी बोले थे कि आईबी बनाने, आईबी से एटीपीएस बनता है। तो ये रॉ मटेरियल से आईबी बनता है और आईबी से एटीपीएस बनता है। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग को क्लियर होना। नेक्स्ट अब आता है चाइना का क्या रोल है। क्या चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इनके इनके बारे में या इनके बिजनेस से रिलेटेड? तो चाइना का क्या है? चाइना इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये पहले चाइना एटीपीएस और आईबीबी दोनों बनाया करते, पर इनके पास कुछ ऐसा यूएसपी है जिसकी वजह से दे बिकेम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। और कॉस्टिंग के मामले में चाइनीज कंपनी भी इनके साथ नहीं सक पाई, यानी दे वर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, तो दे अक्वायर्ड मार्केट शेयर फ्रॉम द चाइनीज प्लेयर। और आज कंडीशन ऐसा है कि चाइना इनका कॉम्पिटिटर के बदले इनका कस्टमर बन के बैठा। कंपनी एक्सपोर्ट बोथ द प्रोडक्ट्स टू चाइना। चाइना हैज स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग आईबीबी एंड एटीपीएस पॉलिमर। तो चाइना क्या है, आईबीबी बनाना बंद कर चुका है। और एटीपीएस का क्वालिटी चाइना में इतना खराब है कि वहां के खुद के जो बायर्स है वो इंडिया से खरीदते हैं, इनफैक्ट विनिटी से। तो दैट इज द रीजन कि चाइना आज के डेट में कोई बड़ा कंपटीशन नहीं। और रॉ मटेरियल का जहां तक बात है, दे डोंट अक्वायर रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। तो चाइना इज नॉट अ हिंड्रेंस एज ऑफ टुडे। अब इनका मेन यूएसपी क्या है? इनका मेन बिजनेस का यूएसपी है कि डिफरेंट कैटलिस्ट, यानी आईबीबी बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, पर कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। कैटलिस्ट क्या काम करता है? अगर मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो कैटलिस्ट वो प्रोडक्ट है या वो इंजाइम है जो खुद तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, बट रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने या घटाने में मदद करता है। तो ये लोग कुछ ऐसा कैटलिस्ट यूज करते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है, कम एनर्जी कॉस्ट लगता है, टाइम कम लगता है, लेबर कम लगता है, और आईबीबी बहुत सस्ते दाम में प्रोड्यूस हो जाए। और ये जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ये पेटेंटेड है या फिर इनका सीक्रेट है जो कि किसी को पता नहीं। ये कारण है कि इनका कॉस्टिंग दुनिया में सबसे कम पड़ता है। दूसरा, इन लोग का एटीबीएस में दे आर टोटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। इनके पास खुद का आईबी बनाने का क्षमता है, तो फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो क्योंकि ये लोग फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड थे, इस वजह से भी इनका कॉस्टिंग और इनका क्वालिटी जो है वो चाइनीज प्लेयर्स के मुकाबले काफी बेटर है। और तीसरा, इनको यूएसपी तो नहीं बोलना चाहिए, तीसरा इनको सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिला वो मिला कि जो कंपनी इनके मेजर कॉम्पिटिटर थी ना इस प्रोडक्ट में, लुब्रिजोल नाम की एक कंपनी, उसने ये प्रोडक्ट्स बनाना बंद कर दिया, उसने अपना ये बिजनेस बंद कर दिया। तो लुब्रिजोल एक बहुत बड़ा प्लेयर था ग्लोबल मार्केट में, उसने जब ये कैपेसिटी बंद किया तो उसका पूरा का पूरा मार्केट शेयर, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मार्केट शेयर विनती ऑर्गेनिक्स के पास। एंड दैट was the point when Vinati took a next leap into its business, एक अलग लेवल पे चली गई। अब आता है इसका पॉलिसी क्या है, यानी जो जिस तरह से लोग काम करते हैं, इनके काम करने का तौर तरीका है। तो प्रोडक्ट जब ये लोग सेलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट बोलती है कि जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी इन्होंने सेलेक्ट किया कि हम एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में जाएं, तो ये लोग के पीछे इनका कुछ मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म? बोल रहे हैं कि हम लोग ओनली प्रोड्यूस नीश केमिकल। तो पहला इनका है कि हम खाली वही केमिकल में इंटर लेंगे जिसमें बाकी में कोई प्लेयर्स है नहीं, यानी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं। तो आई विल ओनली इंटर इनटू नीश केमिकल प्रोडक्ट्स
जहां कम से कम 15 से 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए एंड पे बैक पीरियड 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी भी हम लोगों ने स्टडी किया कि वहां पर 3 प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट में ला रहे हैं और पे बैक पीरियड क्या बता रहे हैं, सॉरी एटीबीएस में, सॉरी नॉट एंटी, तो एटीबीएस में जो ला रहे हैं लोग बोल रहे हैं 3 साल का पे बैक पीरियड है। तो वही कंपनी का पॉलिसी है कि पे बैक पीरियड 5 साल से ज्यादा नहीं होना। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन शुड बी क्लीन एंड ग्रीन, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लीन प्रोसेस से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं with the potential to convert the generated residual waste into another product। और ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको बनाते समय अगर कोई रेसिडुअल वेस्ट भी निकलता है ना, तो उसको भी फिर हम फर्दर प्रोसेस करके उससे भी कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी उसका एक चेन, उसका डेरिवेटिव चेन बना सकते हैं, thereby minimizing waste generated and also creating additional revenue। तो उससे क्या होगा, अगर जो बाई प्रोडक्ट या वेस्ट निकल रहा है उसको भी प्रोसेस करके उससे भी एक प्रोडक्ट बना लेंगे, तो वेस्ट जनरेटेड कम होगा और एक एडिशनल रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा। तो ये कंपनी का तरीका है, प्रोसेस है काम करने। देयर शुड बी अ बैरियर टू एंट्री थ्रू यूनिक प्रोसेस, और हमारे पास कुछ ऐसा यूनिक प्रोसेस होना चाहिए जिससे एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो, मेरे कॉम्पिटिटर आसानी से मेरे इस प्रोसेस को कॉपी ना कर पाए। और एन इंटीग्रेशन, अगर यूनिक प्रोसेस नहीं है तो हमारे पास उसका कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होना चाहिए विथ आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी हम ऐसा ही नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका रॉ मटेरियल हम लोग खुद बनाते हैं। तो जब ये लोग जब डिसाइड किया एंटीऑक्सीडेंट में बनाएंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट में क्यों गए, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल जो ब्यूटाइल फिनॉल है ये लोग खुद बनाते हैं, और ब्यूटाइल फिनॉल बनाने के लिए जो आईबी का रिक्वायरमेंट है वो भी ये लोग खुद बनाते हैं। तो दिस इज हाउ दे डिसाइड कि हम किस केमिस्ट्री में जाएं। Manufacturing of butyl phenol, which uses IB as a raw material that is already being manufactured by the company, is an example. कंपनी टारगेट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, और तीसरा इनका टारगेट क्या होता है, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करे, जैसे एटीपीएस, ब्यूटाइल फिनॉल, ये सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। और कुछ इंफॉर्मेशन, they do not have any major dependence on China for import sourcing, instead China is a market where the company sells, works on cost plus model। ये लोग का जो कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है या जिस मॉडल पे लोग काम करते हैं, कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं कि भैया मेरा रॉ मटेरियल जो कॉस्टिंग आएगा, मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उस पे एक सर्टेन परसेंटेज मार्जिन रख के हम लोग आपको बेचेंगे, तो इमीडिएटली दे कैन इजीली पास ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज। और यही हम लोग चीज देखेंगे कि अभी जो क्रूड ऑयल का दाम इतना बढ़ा हुआ भी है, फिर भी इनके मार्जिन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि इन लोग का सिंपल सिस्टम है, देखिए हम लोग का जो कॉस्टिंग आएगा हम लोग उतना परसेंटेज मार्जिन पे आपको देंगे, तो इमीडिएटली दे कैन इजीली पास ऑन टू द एंड कस्टमर। कंपनी हैज बीन अनसक्सेसफुली ट्राइंग टू मेक पी अमीनो फिनॉल, जिसको पीएपी भी बोलते हैं, ये कब से ट्राई कर रही है कंपनी बनाने का, बट अभी तक इनको सक्सेस नहीं मिला, विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैरासिटामोल। ये जो प्रोडक्ट है किसमें काम आता है, पैरासिटामोल बनाने में काम आता है। तो इसको इसको बनाने के लिए कंपनी इस रॉ मटेरियल पे बहुत मेहनत कर रही है यूजिंग क्लीनर एंड ग्रीनर प्रोसेस, पर अभी तक उनको इसमें सक्सेस अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसका कितना कैपेसिटी है, क्या बिजनेस है, क्या रॉ मटेरियल। आई होप ये एकदम आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा कि क्या रॉ मटेरियल और किस तरह से इस कंपनी का वैल्यू चेन काम करता है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके फाइनेंस के बारे में देखते हैं कि इसका क्या मार्केट कैप है, क्या रेवेन्यू जनरेट करती है, कितना रेवेन्यू आता है कंपनी। तो मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2047 आज का क्लोजिंग प्राइस है। हाई तो 2290 रुपया गया था, 1680 रुपया लो गया, 52 वीक लो आई है। अभी भी 61 के पी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा सा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, क्योंकि 60 का पी इज ऑलवेज अ बिट एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम कंपनी ने जिस तरह का रिटर्न्स दिया है, जिस तरह का ग्रोथ पॉसिबल है कंपनी में, आई थिंक ये हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही नॉर्मली ट्रेड करेगी। ठीक है, बुक वैल्यू 178 है, तो प्राइस टू बुक इज वेरी हाई, तो उस मामले में भी वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, नो डाउट। डेट इक्विटी कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, 18 करोड़ का डेट है सिर्फ। प्राइस टू बुक इज वेरी हाई, 11.5 का प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है कंपनी। ठीक है, कंपनी का क्वार्टरली अर्निंग्स का देखिएगा, चार्ट का बात करें तो कंपनी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट नॉर्मली देखो प्राइस बहुत ज्यादा गिरा नहीं है मार्केट में करेक्शन के बाद में।
इसका पीई का बात करें तो कंपनी नॉर्मली देखे तो ये 60-65 के पीई में पिछले 2 साल से रेगुलरली ऑलमोस्ट काम कर रही है। इसके पहले ये काम किया करती थी 40 के पीई के आसपास, अभी पिछले 2 साल से 60-62 के आसपास 60-70 के पीई पे ट्रेड करती है। क्वार्टरली अर्निंग्स का बात करें तो मार्च में इनका 486 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो रेवेन्यू ग्रोथ इज ऑल्सो गुड। 291 करोड़ का रेवेन्यू जून 2019 में क्वार्टरली आया करता था, आज ऑलमोस्ट 500 करोड़ का रेवेन्यू, तो ग्रोथ इज वेरी गुड। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि ऑपरेटिंग मार्जिन पहले देखो 41-42% हुआ करता था, यहाँ भी 41-42%, 38% था। अभी यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया था बीच में 26-27%, और अभी भी थोड़ा गिरा हुआ है 29%। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? रॉ मटेरियल का प्राइस जो बढ़ा है हम जानते हैं, बट रॉ मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं हम इजिली पास ऑन कर देते हैं। दूसरा चीज है जो इनको मार्जिन को स्ट्रिंग किया वो है एनर्जी कॉस्ट, और फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट कॉस्ट। तो फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ गया, तो जो लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें फ्रेट कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है, इनका कॉस्टिंग थोड़ा सा महंगा पड़ जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इनका मार्जिन स्ट्रिंग कर रहा है। अदर इनकम ठीक है, नॉर्मली है, इंटरेस्ट कुछ है नहीं क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी ने उसके बाद भी देखो करीब करीब 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। नॉर्मली कंपनी 75, 72, 64, 80, 82 करती है, अभी 101 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 9.84 का पीई रहा है मार्च 2022। ईयरली परफॉर्मेंस का बात करें तो कहा 2011 में 323 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, 2017 में बढ़ के 641 करोड़ का हो गया, वहां से आज बढ़ते बढ़ते 1600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 27% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। नो डाउट ये मार्जिन थोड़ा सा गिरा है बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अर्निंग पर शेयर पे पर ध्यान दो, 8 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया का अर्निंग से आज ऑलमोस्ट 34 रुपया का अर्निंग पर शेयर कंपनी जनरेट करती है। एंड अल्टीमेटली दिस इज द बॉटम लाइन व्हिच मैटर्स। ठीक है ना, मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे, बट अल्टीमेटली कंपनी घर में कितना रुपया लेके जा रही है, पर शेयर मेरे को कितना कमा के देगी, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो वहां पर अगर अर्निंग पर शेयर में कंपनी का ग्रोथ अच्छा आ रहा है तो वहां पर इट्स अ गुड साइन। ग्रोथ का बात करें तो पिछले 3 साल में 13% के कैडर से कंपनी ग्रो की है। सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 7% का रहा है, बट पिछले 5 साल में 20% का रहा है, पिछले 1 साल में 29% का रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट का बात करें तो 1800 करोड़ का रिजर्व है, सिर्फ 18 करोड़ का डेट है। ठीक है, कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैश फ्लो में इस बार कंपनी का अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है। नॉर्मली देखो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 200 करोड़ से ऊपर ही रहता है, बट इस बार 127 करोड़ रहा है। रीजन कुड भी कि थोड़ा सा इन्वेंट्री बढ़ गया, थोड़ा सा डेटर्स बढ़ गए, तो उस वजह से उनका कैश फ्लो थोड़ा सा कम हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 256 करोड़ जो इनका एक्सपेंशन आ रहा है, वहां पर इन्होंने फिक्स एसेट में कुछ खर्चा किया होगा, देख लेते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट परचेज देखो 162 करोड़ का फिक्स्ड एसेट खरीदा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 40 करोड़ का खरीदा है। तो वहीं पर मेनली इनका कंपनी का फिक्स्ड एसेट को बढ़ाने में यानी केपेक्स में कंपनी ने खर्चा किया, व्हिच इज अगेन अ गुड साइन। इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो ये 16 करोड़ का कंपनी ने डेट लिया है। तो पहले 2 करोड़ का डेट होता था, अभी 18 करोड़ का हो गया। डिविडेंड इन्होंने 62 करोड़ का डिविडेंड पेमेंट किया है, तो कंपनी डिविडेंड भी रेगुलरली देती है, ऑलमोस्ट हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा है, डिविडेंड रेगुलर दे रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है। आगे का जो सोच है, जो प्रोसेस है बिजनेस को एक्सपैंड करने का, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, नंबर ऑफ डेज का बात करें तो डेटर डेज देखो कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले, बट ओवरऑल डेटर डेज बढ़ा है। अब इसके पीछे कारण ये हो सकता है लॉजिस्टिक्स इश्यूज इतने चल रहे हैं, तो सामान पहुंचने में भी टाइम लगता है, सामान पहुंचने में टाइम लगेगा तो डेटर से कलेक्शन में भी टाइम लगेगा। इन्वेंट्री डेज ठीक ठाक रहा है। डेटर डेज पेबल यानी इन्होंने क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल इज 130 डेज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो गुड, 27% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। So there is no negative about the company. As far as valuation is concerned, I would say कि valuation थोड़ा सा expensive side में है, but again हम लोग को कंपनी का अगर क्वालिटी देखना है, this has been a constant compounder throughout, और आगे चल के भी ऐसा लगता है कि ये constant compounder साबित हो सकती है। So this was all from my side. I wish कि आपको ये विनती ऑर्गेनिक्स का बिजनेस बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, ये बिजनेस में क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, इसका वैल्यू चेन क्या है, ये सब कुछ समझना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने मिल रहा है इस
रिसर्च से। तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब माय चैनल एंड फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।